Hey guys, welcome to my channel Karan Tribalosity। बाकी रहन मांगा का चैप्टर 68 आ चुका है, जिस चैप्टर के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि मुझे लगा था कि हम इस चैप्टर में जय खानमा को देख पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि हम इस चैप्टर में फिर से युजुरो हानमा को ही एक्शन में देखने वाले हैं। वैसे पिछले चैप्टर्स को देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की है, हम युजुरो हानमा को कि इतने चैप्टर से देखते हुए आ रहे हैं तो हमें काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमने पहले कभी भी युजुरो हानमा को इतने ज्यादा चैप्टर्स में लगातार आते हुए नहीं देखा था। लेकिन अब युजुरो हानमा को इस मांगा में देखना अब नॉर्मल सा होता जा रहा है, जो कि अच्छा भी है क्योंकि हमें अब अच्छे से पता चल रहा है कि अगर आप बाकी वर्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, जिसमें आपको हमेशा ही प्रूव करते रहना पड़ सकता है कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जैसा कि इस समय युजुरो हानमा के साथ भी हो रहा है। और इसी तरह से हमने बाकी हानमा को भी देखा था, जहां कानोसुमी ने बाकी की ताकत को टेस्ट किया था, जहां बाकी हानमा को प्रूव करना पड़ा था कि उसे सबसे ज्यादा ताकतवर की कैटेगरी में क्यों रखा गया। खैर, आप लोगों को युजुरो के चैप्टर्स और उसकी लाइफ के बारे में इतना कुछ जानकर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के दौरान मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी रहन मांगा का चैप्टर 68 शुरू होता है। चैप्टर 68 के कवर पेज में हम फिर से घूरते हुए युजुरो हानमा के फेस को देखते हैं, जहाँ चैप्टर का टाइटल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस चैप्टर का कैप्शन होता है, चलो ऐसे लोगों की ओर बढ़ते हैं जो कुछ भावुक चमत्कार करते हैं। जिस कैप्शन का मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जब मुझे जापानीज चैप्टर मिलेगा तब मैं इस कैप्शन को अगले चैप्टर में एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। खैर, चैप्टर की शुरुआत होती है, हम एक ब्रिज के पास एक कंक्रीट रोड में रात के समय युजुरो हानमा को जेब में हाथ डालकर चलते हुए देखते हैं। लेकिन तभी युजुरो को दूर से ही महसूस होता है कि उसके सामने कोई बंदा या फिर कोई दुश्मन अपनी ताकत या फिर स्किल्स को आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि यहाँ पर युजुरो का सामना करने वाला है। युजुरो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, युजुरो को एक आदमी कोट पहना हुआ जेब में हाथ डाले हुए दिखाई देता है। युजुरो जैसे ही इस आदमी के क्लोज पहुँचता है, वैसे ही ये आदमी भी युजुरो हानमा की ओर सीधा बढ़ने लगता है, जहाँ इस आदमी के अंदर युजुरो का सामना करते समय बिल्कुल भी डर नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि ये आदमी युजुरो को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानता। अगर जानता होता तो इस तरह से वो युजुरो के सामने आता ही नहीं। खैर, ये आदमी युजुरो से बात शुरू करते हुए कहता है, मेरा नाम है कारिबा ओत्सु, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। खैर, यहाँ पर युजुरो हानमा अभी भी इस कारिबा नाम के आदमी की बातें बड़े ही शांति से सुन रहा होता है, मगर सामने से कारिबा अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, हाहा, इस अर्थ की सबसे ताकतवर जिंदा चीज, वो लोग तो यही कहते हैं। हाहा, क्या मजाक है, दुनिया का सबसे ताकतवर क्रीचर, कितना मजेदार नाम है। इस नाम के हिसाब से आखिर तुम कितने ज्यादा ही ताकतवर हो सकते हो। यहाँ पर इन बातों को करते हुए कारिबा नाम का ये आदमी युजुरो को अंडर एस्टिमेट कर लेता है, और वो यहाँ पर युजुरो हानमा के सामने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस सा महसूस कर रहा होता है कि वो युजुरो हानमा का सामना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर युजुरो हानमा भी ये समझ चुका होता है कि ये आदमी उसके सामने इतना ओवर कॉन्फिडेंट महसूस क्यों कर रहा है, क्योंकि इस आदमी ने अपने पिछवाड़े में 2 हैंडगन्स को छुपा कर रखा होता है, जिसे युजुरो हानमा ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। जिस पर युजुरो भी कहता है, ये वजह है तुम इसीलिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो, तुम्हारे पिछवाड़े पर लगी हुई वो गन्स। युजुरो की इस बात को सुनकर कारिबा नाम का ये आदमी पूरी तरह से चौंक कर भौचक्का हो जाता है। लेकिन आगे युजुरो ये भी बता देता है कि उसने अपने पीछे 2 हैंड गन्स को छुपा कर रख रखा है, जो कि युजुरो की कही हुई ये बात बिल्कुल सच होती है, क्योंकि उस आदमी ने अपने पीछे 2 हैंड गन्स को छुपा कर रख रखा होता है। और इसी वजह से कारिबा काफी ज्यादा हैरान और सतर्क सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कारिबा को धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि ऐसे ही युजुरो हानमा को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रीचर नहीं कहा जाता। जैसे ही यहाँ पर कारिबा को समझ में आता है कि ये आदमी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से कारिबा सटाक से अपना एक
एक हाथ तेजी से पीछे ले जाता है, बिल्कुल बॉब मुंडन नाम के एक आदमी की तरह, जो कि बहुत ही तेजी से अपनी गन निकालकर शूट किया करता था। यहाँ पर करीबा भी तेजी से अपनी गन निकालकर यूजुरो पर बुलेट शूट करने लगता है, लेकिन इस बीच करीबा को महसूस होता है कि गन का ट्रिगर दबाने से पहले ही यूजुरो ने उसकी कलाई को पकड़ लिया है और उसके हाथ से उसकी गन भी नीचे गिर रही है। यहाँ पर करीबा के साथ जो भी हो रहा था वो उसे सिर्फ देखता ही जा रहा था। इतने में यूजुरो हानमा करीबा के हाथ को मोड़ते हुए उसका शोल्डर ही डिसलोकेट कर देता है, जिसके बाद यूजुरो उसके हाथ को ही मोड़ते हुए एक रस्सी की तरह गांठ बांध देता है। मतलब कि यहाँ पर यूजुरो ने करीबा का पूरा एक हाथ ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। यूजुरो के द्वारा की गई इस हरकत को रोकने के लिए यहाँ पर करीबा कुछ भी नहीं कर पाता और वो बस यही सोचता रह जाता है कि उसके साथ ये हुआ क्या। खैर यहाँ पर गनमैन करीबा अभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसका एक हाथ अभी भी पूरी तरह से ठीक होता है और उसे लगता है कि वो दूसरे हाथ से अपनी गन से शूट करके यूजुरो को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए करीबा वो अपने दूसरे हाथ को सटाक से पीछे घुमाते हुए अपनी दूसरी गन को निकालने लगता है और उस गन से काफी स्पीड से यूजुरो को शूट करने लगता है। लेकिन इस बार भी होता वही है, गन से बुलेट शूट होने से पहले ही यूजुरो ने अपनी धारदार किक से उसके हाथ पर स्लैश कर दिया होता है, जिसके बाद करीबा का ये हाथ भी ऐसे कट के नीचे गिरने लगता है जैसे कि किसी ने उस पर तलवार से हमला किया हो। करीबा नाम के इस आदमी का कटा हुआ हाथ एक सिर्फ एक नस के दम पर लटका हुआ होता है, जिसे देखकर करीबा काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है करीबा नाम का ये आदमी अपने हाथों से गन चलाने में काफी ज्यादा माहिर और टैलेंटेड होगा और जिन हाथों की मदद से और अपनी हैंड स्किल्स की मदद से उसने लाइफ में काफी कुछ किया होगा। लेकिन आज के दिन इस आदमी का पाला पड़ गया यूजुरो हानमा से, जिसकी वजह से अब उसके दोनों हाथ काफी अच्छे से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे तो लगता है ये करीबा नाम का ये आदमी कभी भी अच्छे से अपने हाथों से गन ही नहीं चला पाएगा और ये बात इस आदमी के लिए काफी ज्यादा दुख वाली बात है। और यही सभी बातें सोचकर ये करीबा नाम का आदमी काफी ज्यादा उदास और हैरान सा होता है। यहाँ पर यूजुरो ने ये चीज इतनी तेजी से की होती है कि करीबा नाम के इस आदमी को अभी तक दर्द भी फील नहीं हो रहा होता, जिसके बाद सामने से यूजुरो कहता है जरा देखकर प्यारे, और ये कहकर यूजुरो हानमा यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद होता ये है करीबा का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है और उसके पूरे शरीर में काफी तेज दर्द सा महसूस होने लगता है। और इसके बाद जब हवा में से गन नीचे गिरने लगती है तब करीबा भी नीचे गिरते हुए कहता है, हे भगवान कितना दर्द हो रहा है, इस दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। और ये कहते हुए करीबा भी नीचे गिर जाता है और यूजुरो जैसे यहाँ पर आया था वैसे ही धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर जाने लगता है। और यहीं पर बाकी रहन मांगा का चैप्टर 68 एंड हो जाता है। खैर अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के चैप्टर 69 में, जिसमें मुझे जैक हान्ना की वापसी की कतई भी उम्मीद नहीं है, जिसके बारे में अब मैं और उम्मीद नहीं देना चाहता कि हमें अगले चैप्टर्स में जैक हान्ना देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इस साल के एंड तक हमें यूजुरो हान्मा ही इस मांगा में देखने को मिलेगा, जब तक कि टेकन 8 गेम रिलीज नहीं हो जाता। मेरे हिसाब से तो यही है कि इसी वजह से हमें जैक हान्मा देखने को नहीं मिल रहा और अगले हफ्ते भी बाकी रहन मांगा का चैप्टर नहीं आएगा, तो अगले हफ्ते बाकी रहन मांगा की वीडियो नहीं आ पाएगी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।